हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिवीजन देना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है जो चार्ज के फ्लो होने की रेट होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका ये फॉर्मूला होता है I इक्वल क्यू अपॉन टी, जहाँ पर Q जो है चार्ज होता है और T क्या होता है, T होता है टाइम। ठीक है, तो क्योंकि जो अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो कितनी आएगी, इसको हम कूलाम में मेज़र करते हैं और इसको हम मेज़र करते हैं किसमें, सेकंड में। तो कूलाम पर सेकंड, या इसको हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पियर। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल कि ये कोई कंडक्टर है। अब हमने क्या बोला, करंट क्या होता है कि जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सपोज कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कहने का मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किसके अपोजिट होती है, चार्ज के। जिस तरफ चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कीजिए कंडक्टर है। अब कंडक्टर में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो इसमें जो वर्क किया जाएगा बी पॉइंट तक लाने में, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कुछ नहीं है, वर्क डन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं। और क्या होता है, ये वर्क डन होता है किसके विद रिस्पेक्ट, चार्ज के विद रिस्पेक्ट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट हम देखें तो जूल पर कूलाम होती है और एक और होती है वोल्ट। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे तब इधर कोई अलग पोटेंशियल रहा होगा और इधर इस पॉइंट पर कोई अलग पोटेंशियल रहा होगा। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ। हेडिंग लगाइए ओम्स लॉ। और आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिए कि नोट करते जाया कीजिए साथ ही साथ, कि नोट करने से चीजें क्या हो, याद हो जाती हैं। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं
जो कि कांस्टेंट होता है आर, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल V अपॉन I। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये भी बात है। सपोज कीजिए कि ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट जो है B एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये किस पर डिपेंड नहीं करता, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे। इन ये जो दो फैक्टर है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इनसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि रेजिस्टेंस does not depend upon इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच का अगर ग्राफ देखें तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब बात आती है कि तो फिर डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पर करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ और लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है रो, इसको हम बोलते हैं रो, वेयर रो इज कांस्टेंट which is called इसको हम बोलते हैं which is called resistivity। resistivity of the material। ठीक है, resistivity of the material। अब now what is resistivity? So resistivity is the characteristic property of the material
ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, वो अभी बताऊंगा मैं फैक्टर क्या किस पर डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई कंडक्टर है और एक और सेम मटेरियल का हमने ये कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है। आपको बताना है कि किसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम है इससे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और ये सेम मटेरियल के हैं, अभी सेम मटेरियल की मैं बात कर रहे हैं हम, कॉपर और कॉपर, ठीक है। एग्जांपल ले लिया हमने कॉपर और ये भी कॉपर सेम मटेरियल के कंडक्टर हमने लिए और इसमें हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं किसका ज्यादा होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले से देखिए आप कि रेजिस्टेंस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है या इसका ज्यादा है? डेफिनेटली इसका ज्यादा है। इसका ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा इससे, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अच्छा, अब देखिए ये और ये दो और है, इसको हम ले लेते हैं सिल्वर और सिल्वर, कोई भी ले सकते हैं आप, सेम मटेरियल के। अब देखिए लेंथ वाइज कंपेयर करें हम, तो अभी हमने इसमें क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। मतलब लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसमें डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ जो है इससे बहुत ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला तो मैंने आपको बताया ही था कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा है टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है रेजिस्टिविटी का वो है मटेरियल, मटेरियल पर सबसे ज़्यादा करती है। टेम्परेचर पर कैसे करती है वो हम देखेंगे। हम लेते हैं पहले कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एलॉय ले लेते हैं और सेमी कंडक्टर ले लेते हैं, सॉरी सेमी कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो मॉलिक्यूल्स या एटम की काइनेटिक एनर्जी है, कौन से मॉलिक्यूल और कौन से एटम, जो कंडक्टर में मॉलिक्यूल्स और एटम है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो उनके बीच में मोबाइलिटी होती है वो बहुत
ज़्यादा स्पीड से होती है, जुब 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 जुब, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड से मोबिलिटी होने के कारण उनके बीच में कोलाइजन भी बहुत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रजिस्टिविटी बढ़ती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और हमने देखा था अभी कि रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। बात करते हैं एलॉय में। तो एलॉय में जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रजिस्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, स्लाइटली डिफरेंस आता है बस, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं वैसे वैसे रजिस्टिविटी घटती जाती है, और रजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे कभी कभी। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक तरफ ले लेते हैं हम रेजिस्टिविटी, एक तरफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर कैसा मिलेगा हमें ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बढ़िया से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पहले दो न्यूमेरिकल जिन्हें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 360 वोल्ट सोर्स, कि कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ कर सकता है अगर उसमें 360 वोल्ट पोटेंशियल का सोर्स लगा दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है बल्ब का कितना, बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना, 1200 ओम। देखो एक चीज और मैं बताना भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, कि जो रेजिस्टेंस होता है इसको, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। कैसे, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ठीक है, यानी कि वोल्ट पर मीटर, और इसको ओम में भी मेजर करते हैं, मीटर नहीं सॉरी, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको ओम में भी मेजर करते हैं। और रेजिस्टिविटी की अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होगी, देखो R इक्वल क्या होता है, रो अपॉन एल, रो इक्वल एल अपॉन ई। तो यहाँ से रो अगर निकालें हम तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा R इक्वल ए अपॉन एल। तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, ओम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। तो आगे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब वापस अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। रेजिस्टेंस हमें 1200 ओम दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 360 वोल्ट, ठीक है। हम जानते हैं कि
आर इक्वल होता है वी अपॉन आई, और हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या, करंट, इसे फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, आई को इधर ले आएंगे और वी अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ से वी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360, यहाँ पे रखेंगे आर की वैल्यू, तो ये इससे ये कटेगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 6 से काटें तो 6 और ये 20, 3/10, 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें हम सेकंड वाला न्यूमेरिकल, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance 4 ampere, कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम दिया, सॉरी एम्पियर नहीं 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल लिखना रह गया है, मटेरियल, सेम मटेरियल के दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा अगर उसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ कितनी थी L, एरिया कितना था, एरिया था हमारा A, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी R2 वाले की लेंथ कितनी है, हमें इसका ये बताना है रेजिस्टेंस, और इसकी लेंथ कितनी है L/2, एरिया कितना है 2A, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं R इक्वल होता है, यहाँ से देखिए L/4A हो जाएगा, L/4A। अगर हम इसको 1/4 को बाहर निकाल लें यहाँ से, तो रो L/A की वैल्यू हमें दी है 4, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी है 4 ओम, यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारे लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, इनको फिनिश करने के बाद हम लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो है द पोटेंशियल डिफरेंस PD, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसके दो टर्मिनल है, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया है 60 वोल्ट। जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे पहले, गिवन क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट। यहाँ पर मैं PD लिख दूँ इसे तो अच्छा रहेगा, PD when it draws a current of 4 एम्पियर, जब ये 4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सोर्स, what the current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा जब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 60 से 120 हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं हम क्या है, हमें पता है ओम्स लॉ, R इक्वल V/I होता है, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं 60/4, 4 4 1 4,
डिवाइडेड बाई 20, 50 ओम इसका रेजिस्टेंस आया। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट, तब क्या होगा, तब करंट कितना होगा ये देखना है हमें। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ कहता है R इक्वल V अपॉन आई। तो इस बार I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V इक्वल I इक्वल V अपॉन आर, और V की वैल्यू कितनी है 120, R की वैल्यू हमें पता है ये 5 से काट दें अगर हम तीनों को, दोनों को, तो ये 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा 2 और 4, 3 से एक और बार काट दें, 3 एरिया 24, 8 एम्पियर का करंट होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 होगा। तो ये हमारा एक पहला थर्ड न्यूमेरिकल था। ऐसे ही फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 20 to 120 वोल्ट सोर्स, कि कितना करंट एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल पास कर देगी अगर उससे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज, और रेजिस्टेंस दिया है हमें हीटर कॉइल का कितना 100 ओम, तो हमें क्या निकालना है करंट। तो यहाँ से देख सकते हैं आप I इक्वल V अपॉन आर होता है, V अपॉन आर, और ये एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल, तो 2.2 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, 2.2 एम्पियर करंट। तो ये हमारे ओम्स लॉ पर न्यूमेरिकल थे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो बेझिझक होकर डिसलाइक कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और अगला वीडियो आने तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।